अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हमने लास्ट एक दो दिन पहले फार्मूला थॉन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी के फार्मूलाज को रिवाइज किया था और साथ जो भी उनके पॉसिबल ग्राफ्स थे उनको हमने डिस्कस किया। आज के फार्मूला थॉन में हम जो नेक्स्ट दो यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हम उनके फार्मूलाज को रिवाइज करेंगे और उनसे रिलेटेड जो हमारे पास ग्राफ होते हैं हम उनको देख रहे होंगे। मेथड जो होगा वो लास्ट टाइम वाला ही होगा। मैं चाहूँगा कि जब मैं किसी टॉपिक का नाम लिखूं तो जितनी देर में मैं उसके फार्मूलाज तक पहुंचूं आप उतनी देर में उसके फार्मूलाज को लिख चुके हैं, तभी आपको इस पूरी एक्टिविटी का फ़ायदा होगा। क्योंकि आप जब तक कंपेयर नहीं करेंगे कि आपको क्या याद है और क्या याद नहीं है इस एक्टिविटी में, आप प्रॉपरली पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये चाहूँगा कि जब कोई फार्मूला लिखा जाए तो उसको आप भी एक दफ़ा लिखें, ग्राफ जो उससे रिलेटेड बन सकता है उसको भी लिखें ताकि चीज़ें आपको साथ साथ याद हो। स्टार्ट करते हैं हम। और सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है दैट इज एम्पियर्स लॉ। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज अबाउट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हम ये देखते हैं कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट पास होता है तो करंट पास होने से उस कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। उस मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए एम्पियर्स लॉ को यूज किया जाता है। तो एम्पियर्स लॉ का पर्पस हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए कि इसको क्यों यूज किया जाता है, इसकी क्या हमारे पास एप्लीकेशन है। एम्पियर्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म को अगर मैं लिखूं तो मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास क्या आती है कि अगर एक कंडक्टर और उस कंडक्टर में करंट पास कर रहा है आई, तो उस कंडक्टर के अराउंड हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अगर डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है दैट इज आर, तो फार्मूला हमारे पास है बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। इस फार्मूला के अंदर जो एल है दैट इज लेंथ ऑफ द क्लोज पाथ अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। जो ये एल है ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर नहीं है, ये एल क्या है, ये एल लेंथ ऑफ क्लोज पाथ है। अब अगर कंडक्टर स्ट्रेट होगा तो स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड हमारे पास जो क्लोज पाथ होगा वो सर्कुलर होगा। तो इस केस में जो मैंने डायग्राम ड्रॉ की, इस केस में हमारे पास अगर स्ट्रेट कंडक्टर है, फॉर स्ट्रेट कंडक्टर देन लेंथ जो एल है क्लोज पाथ इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो फिर ये फॉर्मूला लिखा जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। अब यहां पर आप डिपेंडेंस को देखें कि हमारे पास जो डिपेंडेंस है वो क्या है, करंट के साथ डायरेक्ट है। तो मैग्नेटिक फील्ड का अगर ग्राफ करंट के साथ ड्रॉ होगा तो क्या होगा, वो स्ट्रेट लाइन होगा। क्या मतलब, इसका मतलब ये कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वाई और करंट अलोंग एक्स है तो इनका जो ग्राफ होगा वो लीनियर होगा, स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। और अगर मैग्नेटिक फील्ड का और डिस्टेंस का ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो डिस्टेंस के इंक्रीज होने से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वीक होती है, तो ग्राफ जो होगा वो आइसोथर्म शेप का होगा, पावर 1 के साथ इसका रिलेशन है। तो ये ग्राफ की हमारे पास शेप्स बन रही होंगी। इस फार्मूला के अंदर जो म्यू नॉट है ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी आपको याद रखनी है। कई एमसीक्यूज ऐसे भी होते हैं जहां पर डायरेक्ट आपसे वैल्यूज पूछ ली जाती हैं, तो वैल्यू आपको याद हो कि कांस्टेंट जो म्यू नॉट है वो किसके इक्वल है, दैट इज 4 पाई। इसको परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहा जाता है। 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ और यूनिट इसका क्या होता है, वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। एम्पेयर्स लॉ की जो दूसरी हमारे पास फॉर्म होती है जिसको कहा जाता है एम्पेयर्स सर्कुलर लॉ, इसको बेसिकली हम यूज कर रहे होते हैं कि कोई भी अगर कंडक्टर हो, मतलब लाजमी नहीं है कि हमारे पास कंडक्टर स्ट्रेट है, अगर हमारे पास कंडक्टर स्ट्रेट नहीं है, कंडक्टर किसी भी शेप का हो, तो तब भी
हम एम्पेयर्स लॉ की मदद से मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं। जो एम्पेयर सर्कुलर लॉ, उसमें हमें यह करना होता है कि जो क्लोज पाथ लिया जाए उस क्लोज पाथ को n नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। कि लेट से अगर इसी कंडक्टर को कंसीडर किया जाए और इसके अराउंड जो क्लोज पाथ है उस क्लोज पाथ को n नंबर ऑफ पैचेस में डिवाइड करते हैं। अब इस क्लोज पाथ का सर्कुलर होना जरूरी नहीं है। अब जब क्लोज पाथ को आपने पैचेस में डिवाइड किया तो यहां पर आपके पास ये जो लेंथ है इसके वेक्टर्स होंगे L1, L2, L3 एंड सो ऑन अप टू Ln। तो क्या करोगे, हर पैच में L का लेंथ जो है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका आप डॉट प्रोडक्ट फाइंड करोगे। तो एम्पेयर सर्कुलर लॉ के अकॉर्डिंग जब आप हर पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का और लेंथ का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हो तो उसका जो सम आता है, समेशन ऑफ BI डॉट LI, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट। अब सम कहां से कहां तक है, n पार्ट्स के लिए तो 1 से लेकर n तक। तो ये एम्पेयर सर्कुलर लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है। फर्ज करें अगर हम कहा जाता है कि n की वैल्यू 4 है, कि नंबर ऑफ पार्ट्स 4 है, तो फिर ये फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, तो फिर ये डॉट प्रोडक्ट BI की जगह B1 डॉट L1 हो जाएगा, मतलब इसको 4 पार्ट्स के लिए करेंगे। अगर आप इसको पहले लिखना चाहें तो पहले यूं भी लिख सकते हैं कि समेशन I स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू 4 के 4 पार्ट्स हैं और साथ डॉट प्रोडक्ट है किसका, B और L का। लेकिन अब इसको लिखते कैसे हैं, तो इसको लिखने का तरीका ये होता है कि समेशन मीन सम, इसको आप 4 पॉइंट्स तक सम करके लिख देंगे तो ये आएगा B1 डॉट L1 प्लस B2 डॉट L2 प्लस B3 डॉट L3 प्लस B4 डॉट L4 इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I। तो ये हमारे पास है एम्पेयर्स सर्कुलर लॉ। फिर इसमें जो पूछा जाता है MCQ, जो आपके पास पॉइंट है वो ये कि इसकी एप्लीकेशन क्या है एम्पेयर सर्कुलर लॉ की। तो एम्पेयर सर्कुलर लॉ की जो एप्लीकेशन है वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन अ सोलिनॉइड है। कि हम जब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सोलिनॉइड की कैलकुलेट करना चाहें तो उसको कैलकुलेट करने के लिए एम्पेयर सर्कुलर लॉ को यूज किया जाता है। और इसके अलावा टोरॉइड, जो डोनट शेप सोलिनॉइड होता है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए भी हमारे पास एम्पेयर सर्कुलर लॉ को यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं सोलिनॉइड और टोरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन क्या होगा। अब आपको पता है कि सोलिनॉइड कैसे बनता है। सोलिनॉइड के लिए आपको वायर को हेलिकल शेप में एक नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के ऊपर वाइंड करना होता है। सोलिनॉइड के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक वायर को नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के ऊपर वाइंड करना होता है। किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स। अब इसमें हमारे पास जो सिस्टम है वो ये कि लेट से ये एक नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, तो आपने क्या किया, इस नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के ऊपर वायर को हेलिकल शेप में वाइंड कर दिया। ये हमारे पास कहलाता है सोलिनॉइड। इसी सोलिनॉइड को इंडक्टर भी कहा जाता है। इसी सोलिनॉइड के लिए फिर आगे जाके वर्ड चोक भी यूज होता है। अब ये अटैच किसके साथ है, ये अटैच है हमारे पास एक करंट कैरिंग सोर्स के साथ। तो जब करंट इसमें पास करेगा तो करंट पास होने से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और ये आप जानते हो कि सोलिनॉइड का एक एंड बिहेव करेगा नॉर्थ पोल और एक एंड बिहेव करेगा साउथ पोल। रूल के अकॉर्डिंग वो आगे मैं रिवाइज करवाऊंगा, ये साउथ और ये नॉर्थ होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन इनसाइड द सोलिनॉइड वो साउथ से नॉर्थ होती है, यूनिफॉर्म होती है, स्ट्रेट होती है, पैरेलल होती है, क्लोजली स्पेस होती है। तो ये तमाम जो स्टेटमेंट्स हैं ये यूज होती हैं, यूनिफॉर्म, स्ट्रेट, पैरेलल और क्लोजली स्पेस। इसका मतलब यह है कि इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म होती है, स्ट्रांग होती है, और आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो नॉर्थ से साउथ और वो वीक होती है। और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्लोज होती है, तो हमेशा ये लूप बनेगा। और आउटसाइड जो लूप बनता है वो कहां से कहां बनता है, वो नॉर्थ से साउथ बनता है। तो कहते हैं कि मैग्नेट जो करंट कैरिंग सोलिनॉइड वो बिहेव करता है एज अ बार मैग्नेट। उसका बिहेवियर वैसा ही होता है जैसे
हमारे पास एक बार मैग्नेट का होगा जिसका एक एंड नॉर्थ और एक एंड साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ क्लोज्ड होती है, तो इनसाइड जो होगी वो साउथ से नॉर्थ, और ये क्लोज लूप हमेशा बन रहा होगा। अब सोलिनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड को कहां कैलकुलेट किया जाता है? अब हमारे जो सिलेबस में जो इसकी कैलकुलेशन ओवरऑल है वो इनसाइड द सोलिनॉइड है, मतलब किसी और पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट नहीं करते हैं। हम जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं वो इनसाइड द सोलिनॉइड करते हैं। तो मैं यहां पर दो इसके फार्मूलाज लिखूंगा। पहला इनसाइड द सोलिनॉइड जो हमारे सिलेबस के अंदर है, इनसाइड द सोलिनॉइड, और दूसरा फार्मूला जो हमें कई प्रैक्टिस बुक्स में मिलता है वो हमें मिलता है जो एजेस के ऊपर है, एट द एजेस ऑफ सोलिनॉइड। और इन दोनों पॉइंट्स को डिफरेंशिएट मैं इसी जगह कर देता हूं, मैं मार्क कर देता हूं कि इनसाइड द सोलिनॉइड आपका जो पॉइंट है दैट पॉइंट इज ओ, तो ये बेसिकली अंदर किसी पॉइंट पे, और एजेस के ऊपर ये पॉइंट मैं मार्क कर देता हूं ए और बी, तो ये आपके पास इसके एजेस हैं, ये पॉइंट आपके पास ए और ये पॉइंट आपके पास बी। तो दोनों के फार्मूलाज में क्या डिफरेंस है ये आप लोगों को याद रखना है कि अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको सॉल्व कर सकें, चाहे वो डायरेक्ट फार्मूला हो चाहे वो कैलकुलेशन हो। इनसाइड द सोलिनॉइड का फार्मूला B इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स एन आई। व्हाट इज एन? एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कि जो टोटल टर्न्स हैं लेंथ L में ये उसकी रेशियो है, और इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होगा पर मीटर। तो इस फार्मूला को आप यूं भी लिख सकते हो म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स ओवर लेंथ इनटू आई। तो डिपेंडेंस आप देख सकते हैं कि डिपेंडेंस इसकी किस पर है। इसकी जो डिपेंडेंस हमारे पास है वो लेंथ पर है, नंबर ऑफ टर्न्स पर है, करंट पर है, मीडियम पर है, लेकिन इसकी डिपेंडेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया या रेडियस ऑफ सोलिनॉइड पे नहीं है। तो जो सोलिनॉइड का रेडियस है या सोलिनॉइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड नहीं करती। जब हम एजेस के ऊपर ले रहे होते हैं, और एजेस ये कौन से हैं? ये उसके एक्सियल एंड्स हैं। एक्सिस आपके पास जो होता है, ये आपके पास सेंट्रल लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये उसका एक्सिस है। इस एक्सियल एंड्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला सेम वही है, बस डिवाइड किससे हो जाएगा? ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। इससे यही पता चलता है कि एजेस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आपकी वीक हो जाती है। तो म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाय 2। तो ये दोनों फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए कि कब कौन सा फार्मूला आपके पास यूज होता है। दोनों को आपने मिक्स नहीं करना। तो पहला फार्मूला वो आपके पास पर्टिकुलरली यूज कहां हुआ? जब आपने सोलिनॉइड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड किया। और दूसरा फार्मूला आपके पास कब यूज हुआ? जब आपने उसके एक्सियल एंड्स जो एजेस हैं वहां पर फाइंड किया। तो ये एक्सेस, तो पहला फार्मूला कहां पर है? इस पॉइंट के ऊपर इनसाइड, और दूसरा फार्मूला कहां पर है? एक्सियल एंड्स के ऊपर। नेक्स्ट हम चलते हैं एक और फार्मूला हमारे पास टोरॉइड का, जो फार्मूला हमें ओवरऑल तमाम बोर्ड्स में नहीं मिलता। ये पुराने सिलेबस में हुआ करता था, पंजाब के सिलेबस में, फिर इसको निकाल दिया गया। तो टोरॉइड क्या है पहले इसको समझें, उसके बाद फिर इसके फार्मूला की तरफ हम जाते हैं। तो टोरॉइड आपके पास एक सोलिनॉइड ही है, लेकिन उस सोलिनॉइड को आपने वाइंड किया हुआ है किस शेप के अंदर? एक डोनट की शेप के अंदर। आपने क्या किया? आपने एक सोलिनॉइड को एक डोनट की शेप के अंदर वाइंड किया हुआ। जैसे आपके पास एक रिंग है, तो रिंग अगर सॉलिड है तो वो डोनट शेप, और इसके ऊपर क्या करें? इसके ऊपर आप वाइंड कर दें इस सोलिनॉइड को, तो ये आपके पास कहलाता है टोरॉइड। अब इसके कहां पर मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट किया जाता है? जो हमारी बुक में फार्मूला डिस्कस होता है वो है सेंटर के ऊपर, कि इस टोरॉइड के इस सेंटर पॉइंट के ऊपर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होगा। तो अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग सोलिनॉइड है, करंट का पास होना जरूरी, तो करंट कैरिंग सोलिनॉइड अगर आपके पास हो तो इसके सेंटर के ऊपर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला
तो जिनके सिलेबस में है उनको तो लाजमी इसको याद रखना है, जिनके नहीं है वो भी करें तो ज्यादा बेहतर है। दैट इज बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एन, एन क्या है इसकी नंबर ऑफ टर्न्स, एंड डिवाइड बाय 2 पाई आर। और आर क्या है, आर हमारे पास इसका मीन रेडियस है, आर इसका मीन रेडियस है। तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस है ये वाला, ये आपके पास आर है, और आर को इस फार्मूला के अंदर मीन रेडियस का नाम दिया जाता है। अब अगर तो डायरेक्ट रेडियस गिवन हो तो अच्छी बात है, आप उसी को यूज करेंगे, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट रेडियस गिवन नहीं है तो फिर आपने मीन रेडियस कैसे कैलकुलेट करना है, तो फिर आपको इसका इनर और आउटर रेडियस गिवन होगा, इनर और आउटर रेडियस। तो फिर ये जो मीन रेडियस है ये किसके इक्वल आएगा, R1 प्लस R2 डिवाइड बाय 2। अब R1 R2 क्या है, R1 R2 आपके पास इसका इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस है। तो इसको अगर हम ड्रॉ करके देखें कि लेट से ये हमारे पास टोरॉइड, तो इस टोरॉइड के अंदर आपके पास जो आउटर रेडियाई है वो R1 है, तो इनर रेडियाई आपके पास R2। तो इससे आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं। तो कैपिटल N चाहे सोलिनॉइड है चाहे आपके पास टोरॉइड है, कैपिटल N दोनों केसेस में आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो वेरिएबल्स का भी पता होना जरूरी है, तो बेहतर होता है कि वेरिएबल्स को भी साथ साथ लिखा जाए कि इस फार्मूला के अंदर ये जो वेरिएबल है ये क्या क्या है। फिर आपको याद भी रहता है कि अगर कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप हो तो स्टेटमेंट पढ़ने के साथ साथ आप जब उसकी मैथमेटिकल फॉर्म को बनाते हैं तो एग्जैक्टली पता चल जाता है कि हमारे पास कौन सा फार्मूला यूज हो रहा होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट में आपको जो रूल्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड और करंट के लिए, करंट कैरिंग सोलेनॉइड के लिए और करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए वो क्या है और किस तरह से उनको अप्लाई किया जाता है। मैं ट्राई करता हूं कि अगर यहाँ पर हमारे पास जो हैंड्स हैं हम उनको यूज कर सकें तो किस तरह से आप दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करते हैं। चलिए मेरा आपसे क्वेश्चन है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ करंट कैरिंग कंडक्टर हम कौन सा रूल यूज करते हैं। अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास कौन सा रूल यूज होता है। पाम राइट हैंड रूल यूज नहीं होता बच्चे, गलती कर रहे हैं। जो मेरा क्वेश्चन आपसे था वो क्वेश्चन ये था कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम कौन सा रूल यूज करते हैं। आप फोर्स के रूल की तरफ चले गए। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसके लिए हमारे पास कौन सा रूल यूज होता है फॉर अ स्टेट कंडक्टर एंड फॉर अ सोलेनॉइड। तो स्टेट कंडक्टर के लिए जो रूल यूज होता है वो ग्रिप राइट हैंड रूल है, या उसको हम कर्ल राइट हैंड रूल का नाम दे सकते हैं। और हमारे पास इसी तरह से जो सोलेनॉइड है उस सोलेनॉइड के लिए भी हमारा जो रूल यूज होता है वो ग्रिप राइट हैंड रूल या उसको भी कर्ल राइट हैंड रूल का नाम देते हैं। ये दोनों जो नाम है ये मिक्स होते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा नाम इसमें यूज करते हो। मेनली आपने करना ये होता है कि आपके पास जो फिंगर्स होती हैं उनको आपने कर्ल करना होता है। जो कंडक्टर है उस केस में थंब आपका मैग्नेटिक करंट के अलॉन्ग होता है और फिंगर्स की जो रोटेशन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रही होती है। और सोलेनॉइड के अंदर आप फिंगर्स को रोटेट करवाते हो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, और आपका जो थंब होता है वो शो करता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। दोनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले अगर हम सोलेनॉइड की बात करते, सॉरी करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करें, तो करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर में करंट पास कर रहा है आई, तो जो रूल हम यूज करेंगे दैट इज राइट हैंड ग्रिप रूल। राइट हैंड ग्रिप रूल। और राइट हैंड ग्रिप रूल के अकॉर्डिंग आपने करना यह होगा कि आप अपने थंब को अलाइन करोगे किसके अलॉन्ग, मैग्नेटिक सॉरी करंट के अलॉन्ग,
और अपनी फिंगर्स को रोटेट करोगे तो जिस डायरेक्शन में आपके पास फिंगर्स आपके राइट हैंड की रोटेट करेंगी वो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो ये ग्रिप राइट हैंड रूल है, थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो आपके पास रोटेशन ऑफ फिंगर्स है, ये रोटेशन ऑफ फिंगर्स आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है। जो सेकंड आपके पास है वो है सोलिनॉइड। कि सोलिनॉइड के लिए आपके पास रूल कौन सा यूज होता है, तो सोलिनॉइड के केस में आपका रूल है कर्ल राइट हैंड रूल। और वो कर्ल राइट हैंड रूल कैसे अप्लाई होता है, उसमें आपने करना ये होता है कि जिस डायरेक्शन में आपके पास करंट, उस डायरेक्शन में आप अपने फिंगर्स को कर्ल करोगे और आपके पास जो राइट हैंड का थंब वो इंडिकेट कर रहा होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब फर्स्ट करें हमारे पास मैंने करंट शो किया किस डायरेक्शन में पास कर रहा है, तो आपने क्या करना है, अपने हाथ को इसके अराउंड रोटेट करना है। अब हाथ को इसके अराउंड रोटेट इस तरह से करेंगे कि एक तरह से आप इसको ग्रिप कर रहे होंगे, जैसे यहां पर भी ग्रिप ही है। तो ग्रिप करते हुए आपकी जो फिंगर्स हैं, अब मैं ऑब्वियसली 3D में नहीं बना सकता, मैं इसके ऊपर ही इसको मार्क कर रहा हूं कि आपके पास फिंगर्स जो इसके अराउंड आपने क्या कर दी, घुमा ली, और इस डायरेक्शन में आपके पास क्या आ गया, इस डायरेक्शन में आपके पास आ गया थंब। तो थंब शो करेगा आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो जिस डायरेक्शन में थंब है उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, जिस डायरेक्शन में आपके फिंगर्स रोटेट कर रही हैं उस डायरेक्शन में बेसिकली क्या है, उस डायरेक्शन में आपका करंट है। और इस रूल को हम नाम क्या दे रहे होते हैं, कर्ल राइट हैंड रूल का। फिर मैंने आपको एक शॉर्टकट भी बताया था स्पेसिफिकली फॉर सोलिनॉइड, और वो शॉर्टकट क्या था, वो ये था कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल आइडेंटिफाई करना होता। तो जिस सोलिनॉइड के एंड में करंट की जो डायरेक्शन हो वो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज हो, वो नॉर्थ पोल होगा। एन को यूं लिख दें, ये आपने एन लिख दिया। अब इस एन में एरो की डायरेक्शन को देखो तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो जहां करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा वो नॉर्थ पोल बनेगा, और जहां पर आपके पास करंट की जो डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज होगी, एस को यूं लिख दें, तो आपके पास क्या होगा, वो साउथ पोल होगा। तो आपने देखना ये होता है कि जो भी एंड है, जैसे मैं इस डायग्राम में देखूं तो ये मेरे पास ऑब्जर्वर यहां पर है, तो ये एंड उसको नजर आ रहा है, तो आपने यहां करंट के लूप को कंप्लीट करना है। तो जब यहां पर आप करंट के लूप को कंप्लीट करेंगे तो ये करंट का लूप ये बना, यहां एरो डाउनवर्ड है, यहां अपवर्ड है, तो ये डायरेक्शन क्या है, ये क्लॉकवाइज है। तो अगर ये क्लॉकवाइज है दैट मींस ये आपका एंड साउथ पोल और ये एंड क्या है, नॉर्थ पोल। और इसी डायरेक्शन में देखो आपका थंब भी अलाइन हुआ हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल किस तरफ होगा। क्लियर? तो ये आपके पास डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो आप ये भी कह सकते हैं कि थंब आपका किस तरफ इंडिकेट करेगा, थंब इंडिकेट करेगा जिस तरफ आपका नॉर्थ पोल है, और उल्टी साइड आपके पास इंडिकेट कर रही होगी साउथ पोल को। जो टोरॉइड है और जो स्टेट कंडक्टर है उसका फार्मूला सेम नहीं है। टोरॉइड के केस में आर आपका रेडियस है, स्टेट कंडक्टर के केस में आर आपका कंडक्टर से डिस्टेंस है। स्टेट कंडक्टर के केस में नंबर ऑफ टर्न्स नहीं आती, टोरॉइड के केस में नंबर ऑफ टर्न्स आती हैं। तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का पॉइंट हो गया कि उसको कैसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है इंटरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड, कि जब दो कंडक्टर्स जो पैरेलल हों या एंटी पैरेलल पड़े हुए हैं उनमें करंट की डायरेक्शन है सेम या ऑपोजिट, तो हमारे पास जो उन कंडक्टर्स के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होती है उसकी मैग्नीट्यूड क्या है। अब हमारी बुक में इसका फार्मूला नहीं, क्योंकि मैंने आपको जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होती है वो डिपेंड करती है उन कंडक्टर्स में पास होने वाले करंट पर। जितना उन कंडक्टर्स में करंट ज्यादा पास करेगा उतनी हमारे पास जो रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स होगी वो स्ट्रांग होगी, और जितना वो करंट कम होगा उतनी वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स हमारे पास वीक होगी। तो अगर आप पूरा फार्मूला जो मैं लिखूंगा वो याद ना भी रखना चाहें तो उससे फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि हमारे पास एग्जैक्टली उसकी डिपेंडेंस किस पर है, क्या चीज हम इंक्रीज या क्या चीज हम डिक्रीज करें तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो चेंज होगी। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये था कि दो कंडक्टर्स चाहे उनमें करंट की डायरेक्शन सेम या ऑपोजिट, करंट कितना पास कर रहा है I1 और I2, तो क्या होगा इन दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम हो तो इनमें अट्रैक्शन होती है।
अट्रैक्शन क्यों होती है? मैग्नेटिक फील्ड वीक और स्ट्रांग डेवलप होती है। अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स है जिसकी वजह से ये कंडक्टर अट्रैक्ट करेंगे, ये किस पे डिपेंड करती है? दैट डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ करंट्स I1 एंड I2। अगर दोनों में करंट की मैग्नीट्यूड सेम तो ये फॉर्मूला हो जाएगा I स्क्वायर, और अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट है तो फिर I1 I2। लेकिन ओवरऑल जो इसका फार्मूला है वो क्या है? दैट इज मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 ओवर 2 पाई आर। और मोस्टली ये फार्मूला यूज किया जाता है मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए। तो ये जो एफ एम ओवर एल है दैट इज मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ। जो आपके पास I1 और I2 ये पास होने वाले करंट है, और R जो है वो इन दोनों के दरमियान सेपरेशन है। ये जो फार्मूला, इसमें R आपके पास सेपरेशन, I1 I2 पास होने वाला करंट। तो जो भी मैग्नेटिक फोर्स है, चाहे वो अट्रैक्टिव है या वो रिपल्सिव है, वो इस फार्मूला से कैलकुलेट हो जाएगी। क्लियर? तो ये फार्मूला आपको ना भी याद रहे तो ऐसा कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमें कोई ऐसा टॉपिक नहीं पढ़ाया जाता जिसमें इस मैग्नेटिक फोर्स की कैलकुलेशन की जाए। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जरूर बताया जाता है कि करंट की डायरेक्शन सेम हो तो अट्रैक्शन, करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो रिपल्शन। तो वो अट्रैक्शन और रिपल्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो इस फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं। तो ये बात मैं रिवाइज भी करवा दूं, करंट की डायरेक्शन सेम तो अट्रैक्शन, और करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट तो फिर रिपल्शन। और ये रिपल्शन और अट्रैक्शन ये मैग्नेटिक फोर्स के रिलेटिव हम बात कर रहे होते हैं। तो इस मैग्नेटिक फोर्स को कैलकुलेट इस फार्मूला से करते हैं, और आर इस फार्मूला में दोनों के दरमियान जो स्पेसिंग है फ्री स्पेस की वो है। और ये सेम कॉन्सेप्ट सिर्फ कंडक्टर्स पे अप्लाई नहीं होता। मैंने आपको बताया था कि अगर दो करंट कैरिंग लूप्स हों और वो पैरेलल पड़ी हों, आमने सामने पड़ी हुई हैं, और उनमें अगर करंट की जो डायरेक्शन है वो सेम, तो उनमें भी अट्रैक्शन होगी। और अगर दो करंट कैरिंग लूप आमने सामने पड़ी हुई हैं और उनमें करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या है? ऑपोजिट, तो उनमें क्या होगी? रिपल्शन होगी। तो ये दोनों चीजों पे अप्लाई होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हो तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होती है। अब इसमें अकेला करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर अकेले के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स ने अप्लाई नहीं होना। उस करंट कैरिंग कंडक्टर का किसी मैग्नेटिक फील्ड में होना जरूरी है। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके लिए आपको याद होगा कि जो हम सिस्टम डिस्कस करते हैं वो हमारे पास दो कंडक्टिंग रेल्स का है। मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैं यूज कर रहा हूं यहां पर MF। तो दो कंडक्टिंग रेल्स वाला जो सिस्टम है उसको कंसीडर किया जाता है। जल्दी से जरा मुझे बताएं कि इसका फार्मूला क्या था मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड का। ILB साइन थीटा, ठीक है। इस फार्मूला के अंदर ये बताएं कि ये साइन थीटा, इसमें थीटा किन वेरिएबल्स के दरमियान एंगल है? थीटा किन के दरमियान आपके पास एंगल है?
तो ये मैंने डायग्राम ड्रॉ की। अब इसमें कंडक्टर में हमारे पास करंट पास करेगा, तो जब इस कंडक्टर में करंट पास करेगा तो करंट पास करने की वजह से इस कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। वो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करेगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करेगी तो एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास स्ट्रांग और एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी, जिस वजह से इस कंडक्टर के ऊपर अप्लाई क्या होगी, मैग्नेटिक फोर्स, और उसका रीजन स्ट्रांग से वीक की तरफ होगा। स्ट्रांग से वीक रीजन की तरफ हमेशा मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होती है। अब इसका फॉर्मूला अगर हमसे कैलकुलेशन का क्वेश्चन आए तो वो क्या है, दैट इज इक्वल टू आई टाइम्स, और ये डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस, तो आंसर होगा क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन एल एंड बी। और जब क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो यहां पर आई एल बी साइन थीटा आएगा और साथ आएगा एन कैप। एन कैप क्या है, एन कैप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स है। एन कैप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, और जहां पर भी यूनिट वेक्टर एन कैप आए उसका मतलब होता है कि परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स। इसका मतलब यह कि मैग्नेटिक फोर्स जो यहां पर अप्लाई हमारे पास होगी वो परपेंडिकुलर होगी उन वेक्टर्स के। कौन कौन से वेक्टर्स, लेंथ वेक्टर के, और इसके अलावा मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड के। आप ये भी कह सकते हो कि अगर लेंथ वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो आपके पास मैग्नेटिक फोर्स करंट के भी परपेंडिकुलर है। तो इस फार्मूला को जब हम मैग्नीट्यूड के लिए लिखते हैं तो मैग्नीट्यूड के लिए आप एन कैप को नहीं लिखते और आपके पास आई एल बी साइन थीटा आ जाता है, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये इन दोनों के दरमियान का एंगल होता है, क्योंकि आप एल क्रॉस बी यूज कर रहे हो ना। तो अगर आप एल क्रॉस बी यूज कर रहे हो तो उसमें आपके पास जो लेंथ वेक्टर, उस डायग्राम में अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास लेंथ वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है बी, तो इनके दरमियान जो एंगल है ये आपका थीटा। और जब आप राइट हैंड रूल को अप्लाई करते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आती है वो इन दोनों वेक्टर्स के क्या आएगी, परपेंडिकुलर। तो मैग्नेटिक फोर्स का एंगल हमेशा लेंथ वेक्टर के साथ भी 90, और मैग्नेटिक फोर्स का एंगल हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी वो 90 डिग्री होता है। और जिस डायरेक्शन में हम लेंथ वेक्टर को लेते हैं, ये याद रहे, ये वही डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में हमारे पास कंडक्टर में क्या पास कर रहा है, करंट पास कर रहा है। अब इस जगह पर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को कैसे फाइंड किया जाता है, तो मैंने आपको यहां पर एक रूल भी बताया था कि आप उस रूल को यूज कर सकते हो, जो आई जे और के वाला, आई जे और के वाला। और आई जे और के वाला रूल क्या था यूनिट वेक्टर्स का, कि अगर आई जे के, जब आप आई क्रॉस जे लेते हो तो आपका आंसर के आता है, जब जे क्रॉस के लेते हो तो आपका आंसर आई आता है, जब के क्रॉस आई लो तो आपका आंसर जे आएगा। इसका मतलब अगर लेंथ वेक्टर एक्स के लॉन्ग है, मैग्नेटिक फील्ड वाई के लॉन्ग है, तो फोर्स आपके पास जी के लॉन्ग आएगी। अगर आपके पास लेंथ वेक्टर वाई के लॉन्ग है, मैग्नेटिक फील्ड जी के लॉन्ग है, तो आपके पास फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस आएगी। और अगर आपके पास मैग्नेट कंडक्टर की जो लेंथ वेक्टर है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ जी एक्सिस है, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस है, तो फोर्स आपके पास अलोंग वाई एक्सिस आएगी। और इस बात का ख्याल रहे कि ये आपने जो ओवरऑल डायरेक्शन लेनी है क्लॉकवाइज लेनी है। अगर आप इसको उल्टा करोगे तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा। क्या मतलब, कि मैं एक एग्जांपल आपको यहां दे दूं कि इफ जे क्रॉस के, अगर आप जे क्रॉस के लेते हो तो जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई जो होगा आई क्रॉस जे के, तो फिर ये माइनस के आएगा। और इसी तरह से बाकियों के लिए भी आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड करने के हमारे पास रूल्स क्या हैं? डिफरेंट रूल्स हैं मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड करने के। एक रूल आपका पाम राइट हैंड रूल है, एक आपके पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, और एक सिंपल राइट हैंड रूल है जो आप क्रॉस प्रोडक्ट के लिए अप्लाई करते हो। अब रूल्स को आप रिवाइज करें। जो पाम राइट हैंड रूल, उस पाम राइट हैंड रूल के अंदर आपने अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और उनको थंब के साथ अपने अलाइन कर देना है, क्या, परपेंडिकुलर। तो इस रूल के अंदर ये वेरिएबल्स क्या इंडिकेट करते हैं?
जिस डायरेक्शन में फिंगर्स आपके पास अलाइन हुई ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, जो थंब है ये आपके पास करंट की डायरेक्शन में, तो जो पाम होगा वो जिस तरफ होगा उस तरफ हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रही होगी। ये है पाम राइट हैंड रूल। दूसरा रूल आपके पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अंदर आप अपने राइट हैंड को अलाइन करते हैं, लेफ्ट हैंड को अलाइन करते हैं और इस तरह से अलाइन करते हैं कि आपके पास जो थंब है, जो आपके पास फर्स्ट फिंगर है और जो सेकंड फिंगर है, अब ये तीनों एक दूसरे के क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी और बाकी दो फिंगर्स आपने यू बेंड की होंगी क्योंकि उनका यहां पर यूज नहीं है। तो थंब, फर्स्ट फिंगर और आपके पास सेकंड फिंगर। सेकंड फिंगर अगर आपकी तरफ है, थंब फर्स्ट करो छत की तरफ है, तो आपकी फर्स्ट फिंगर दाईं तरफ है। ये इस तरह से अलाइन होंगे। अब इसके अंदर आपके पास ये थंब, फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर क्या चीज रिप्रेजेंट करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। इसको याद रखने के लिए तरीका होता है FBI। FBI, F फॉर मैग्नेटिक फोर्स, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड I फॉर करंट। इस तरह से आप इनको अलाइन करते हैं। और एक बात याद रहे कि ये चाहे पाम राइट हैंड रूल है और चाहे आपके पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, ये दोनों रूल्स आपके पास अप्लाई कन्वेंशनल करंट के लिए होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक करंट के लिए आप इनको हाथों को उल्टा कर देंगे या सिंपली जिस डायरेक्शन में आपके पास फोर्स आएगी आप उसको रिवर्स ऑर्डर में यूज करेंगे। तो ये दोनों रूल आपके पास यूज किसके लिए होते हैं, फॉर कन्वेंशनल करंट। चाहे आपके पास पाम राइट हैंड रूल है, चाहे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। और तीसरा जो रूल है वो आपका सिंपल, उसको आप राइट हैंड रूल कहते हो और वो राइट हैंड रूल आपका वेक्टर्स के लिए अप्लाई होता है, जो मैंने यहां पर आपको बताया कि आप फर्स्ट वेक्टर के ऊपर हाथ रखोगे, सेकंड वेक्टर की तरफ कर्ल करोगे। फर्स्ट वेक्टर L, सेकंड वेक्टर की तरफ कर्ल किया तो आपका थंब शो करेगा रिजल्टेंट को। तो ये आपके पास रूल है जो वेक्टर्स में क्रॉस प्रोडक्ट के लिए यूज किया जाता है। अब इधर इन फार्मूलाज के अलावा एक और चीज जो रिवाइज करने की जरूरत है वो थीटा की वैल्यूज है कि आपको डिफरेंट थीटा की वैल्यूज के लिए साइन थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये वैल्यू सही नहीं पता आपके आंसर सही नहीं होंगे। तो ये मैं आपको वैल्यूज रिवाइज कर दूं, 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270 और 360। 0 पे 0, 30 पे 1/2 जिसको 0.5 कहते हैं, 45 पे 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 2 ये 0.707, 60 पे अंडर रूट 3/2 0.866, 90 पे +1, 180 पे 0, 270 पे -1 और 360 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, वो 0 आएगी। और साइन कहां पॉजिटिव होता है, साइन के बारे में याद रखिएगा कि साइन की जो वैल्यू होती है वो आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड में साइन की वैल्यू नेगेटिव और फोर्थ में भी साइन की वैल्यू नेगेटिव आएगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज हो या फिर आपके पास मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ कंडक्टर हो, दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है, क्योंकि जो मूविंग चार्ज होता है उस मूविंग चार्ज के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो जब एक चार्ज मूव कर रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और जिस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो मूव कर रहा है ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में क्या करेंगी, इंटरैक्ट करेंगी। और इनके इंटरैक्ट करने की वजह से जैसे कंडक्टर के अराउंड स्ट्रांग और फील्ड रीजन डेवलप हुआ, इसी तरह यहां पर भी एक स्ट्रांग और वीक रीजन डेवलप होगा और उस चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगी।
तो रीजन आपको पता होनी चाहिए कि चाहे चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो, चाहे कंडक्टर पे अप्लाई हो, दोनों की जो रीजन है वो कॉमन है, और वो क्या है? इंटरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। और फोर्स हमेशा कहां से कहां लगती है? फ्रॉम स्ट्रॉन्गर रीजन टू द वीकर रीजन। तो फॉर्मूला इसके लिए लिखते हैं, साथ केस डिस्कस कर लेते हैं कि फर्स्ट करो हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल को हमने किया इंजेक्ट। चार्ज पार्टिकल क्या है? पॉजिटिव। किस डायरेक्शन में इंजेक्ट किया? इस डायरेक्शन में। तो इस चार्ज पार्टिकल पे इस वेलोसिटी और एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगी, जिसकी वजह से इसका जो पाथ होगा वो स्ट्रेट पाथ से कर्व पाथ हो जाएगा, और ये मैग्नेटिक फोर्स बिहेव करेगी एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि ये डिफ्लेक्ट कर रही है। फॉर्मूला क्या होता है? ये भी क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जांपल है। मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू टाइम वी क्रॉस डी। और यहां पर भी जब क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करोगे तो साइन थीटा और साथ एन कैप आएगा, और एन कैप आपके पास क्या बताएगा? कि एन कैप आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स जो परपेंडिकुलर है अपने वेक्टर्स के। और इस केस में आपकी मैग्नेटिक फोर्स किन दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है? इस केस में आपके पास, अगर ये आपके पास वेलोसिटी, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो इनटू द प्लेन है, तो मैग्नेटिक फोर्स इन दोनों के यहां पर भी क्या है? परपेंडिकुलर है। जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्नेटिक फोर्स वर्क प्रोड्यूस क्यों नहीं करती, क्योंकि उसका एंगल डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी के साथ 90 डिग्री होता है। इसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन हमेशा 0 के इक्वल आएगा, क्योंकि वर्क करने के लिए आपके पास हमेशा फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होनी चाहिए, अदरवाइज आपके पास वर्क प्रोड्यूस नहीं होता। तो Q इंटू वी क्रॉस बी, ये आपके पास इसका फार्मूला। Q चार्ज है, V वेलोसिटी, B मैग्नेटिक फील्ड। इस फार्मूला को भी जब आप मैग्नीट्यूड के लिए लिखते हो तो वेक्टर फॉर्म खत्म हो जाएगी, एन कैप खत्म हो जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा आ जाएगा, एंड थीटा इज बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पर भी आपके पास रूल्स हैं, जिन रूल से आप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स को फाइंड करते हो, और वो रूल सिमिलर हैं जो आपने कंडक्टर के लिए पढ़े। क्या क्या रूल्स हैं आपके पास? एक पाम राइट हैंड रूल और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और जैसे वहां पर आपने कहा कि ये दोनों रूल्स अप्लाई होते हैं फॉर कन्वेंशनल करंट, तो यहां पर भी ये बात आपने याद रखनी है कि ये दोनों रूल्स आपके पास अप्लाई हो रहे होते हैं फॉर पॉजिटिव चार्जेस। तो नेगेटिव चार्जेस के लिए या तो हाथ को उल्टा कर दें, या फिर जो आपका आंसर आया उस आंसर को टोटली 180 डिग्री रिवर्स कर दें, तो वो आपके पास नेगेटिव चार्ज के लिए आपके पास आंसर आएगा। बाकी एज सच कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं है। आपके पास अगर राइट हैंड, तो राइट हैंड की फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड, जो थंब होगा ये इंडिकेट करेगा आपकी वेलोसिटी को, तो पाम शो करेगा आपकी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, तो पाम शो कर रहा है मैग्नेटिक फोर्स को। तो अगर ये मैग्नेटिक फोर्स पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो बिल्कुल इसके 180 डिग्री रिवर्स ये जो मैग्नेटिक फोर्स होगी ये अप्लाई होगी फॉर नेगेटिव चार्ज, 180 डिग्री रिवर्स। अगर हाथ की हथेली पॉजिटिव के लिए, तो हाथ का टॉप वो नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा कि नेगेटिव चार्ज पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगनी है। और जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, वो उसी तरह से आपके पास थंब, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर और बाकी दो फिंगर्स आपके पास वो बैंड हुई हैं। इसमें भी आप रूल अप्लाई करेंगे तो आपके पास FBI था, अब FBV हो जाएगा, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, और वहां पर आपके पास करंट था, यहां पर आपके पास वेलोसिटी है। तो ये आपके पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है।
और यहां पर भी वो आई जे के का कॉन्सेप्ट यूज होता है, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, वो यहां पर भी आपके पास यूज होगा। तो ये जो मैंने आपको बात बताई, इसको आपने पहले बांध लेनी है कि दोनों जो रूल्स हैं ये ऑपोजिट हैं। तो अगर आपके पास नेगेटिव चार्जेस हैं या आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की बात हो तो उनके लिए आप यूज करोगे पाम लेफ्ट हैंड रूल, और अगर फ्लेमिंग यूज करना चाहो तो आप यूज कर लो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, या फिर उल्टा कर दें पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन को, तो नेगेटिव चार्ज के लिए भी आपके पास रिजल्ट फाइंड हो जाएगा। बाकी साइन थीटा की वैल्यूज वही हैं जो वहां भी रिवाइज की थी, उनको दोबारा यहां पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बाकी चार्ज का पाथ कैसा होता है, अगर तो हमारे पास परपेंडिकुलर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड हो तो सर्कुलर, और अगर ये परपेंडिकुलर ना हो, एंगल कोई और हो, तो फिर आपका पाथ हेलिकल होता है, स्पाइरल पाथ बनता है। तो ये बात हम लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं चार्ज टू मास रेशियो के ऊपर। चार्ज टू मास रेशियो के लिए मैंने आपको एक और नाम बताया था, चार्ज टू मास रेशियो को कहा जाता है स्पेसिफिक चार्ज। तो चाहे चार्ज टू मास रेशियो का वर्ड यूज हुआ हो और चाहे आपके पास वर्ड यूज हुआ हो स्पेसिफिक चार्ज का, दोनों का मतलब सेम होता है। इसमें आपको वैल्यूज याद रखनी है क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है कि चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, भूल जाएं तो मसला नहीं है, आप इसको इवन कैलकुलेट भी कर सकते हैं। आपने सिंपली इलेक्ट्रॉन के चार्ज को इलेक्ट्रॉन के मास से डिवाइड कर देना, डिवाइड करने से आपके पास इसकी वैल्यू आ जाती है, और वो क्या वैल्यू है, दैट इज 1.7 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। ये चार्ज टू मास रेशियो की वैल्यू है। और हम चार्ज टू मास रेशियो को दूसरा नाम क्या देते हैं, स्पेसिफिक चार्ज। और किसका स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज प्रोटॉन से ज्यादा है और प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज अल्फा पार्टिकल से ज्यादा होता है। जो जितना लाइटर होगा उसकी चार्ज टू मास रेशियो उतनी हमारे पास ज्यादा होती है। अब चार्ज टू मास रेशियो के फार्मूलाज डिफरेंट है। इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी इसका फार्मूला आता है V/BR। इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल इसका फार्मूला आता है 2 टाइम पोटेंशियल ओवर B² R²। इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इसका फार्मूला आता है ω/B। इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड 2π ओवर टाइम पीरियड इनटू मैग्नेटिक फील्ड। और इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इसका फार्मूला आता है 2πf डिवाइड बाय b। तो ये सारे फार्मूलाज मैंने आपको लेक्चर में बताए भी थे कि किस तरह से आपके पास ड्राइव होता है। तो ये सारे चार्ज टू मास रेशियो के फार्मूलाज हैं। और याद रहे कि चाहे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा फार्मूला है, जो चार्ज टू मास रेशियो है ये कांस्टेंट है। इन फार्मूलाज में कोई भी वेरिएबल चेंज करने से चार्ज टू मास रेशियो की वैल्यू चेंज नहीं होती, ये आपस में चेंज होते हैं। मतलब अगर पहले वाले फार्मूला के अंदर अगर मैं वेलोसिटी को बढ़ाता हूं तो मेरे पास रेडियस बढ़ेगा, चार्ज टू मास रेशियो कांस्टेंट है। अगर मैं यहां पोटेंशियल बढ़ाता हूं मेरा रेडियस बढ़ेगा। अगर मैं ओमेगा बढ़ाता हूं तो मेरे पास चार्ज टू मास रेशियो में चेंज नहीं आएगा। तो ये चीजें आपको क्लियर रखनी है कि ये फैक्टर्स आपस में चेंज होने से चेंज नहीं होते। फिर ये फार्मूलाज याद हो तो जो रेशियो के क्वेश्चंस होते हैं वो आपके इजीली सॉल्व हो जाते हैं, और वो हमने डिस्कस किए थे डिवाइड करके इनके फार्मूलाज क्या बनते हैं। फिर इन फार्मूलाज को हमने मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट किया था। मैं वो फार्मूलाज भी आपको क्या मेंशन कर दूं कि जो मोमेंटम P है उसका आपके पास फार्मूला आया था EVR। तो यहां से आप रेडियस के रिलेशन को लिख सकते हैं, मैं वो नहीं लिख रहा, मैं मोमेंटम लिख रहा हूं। जो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला आपके पास, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम RP होता है तो P की वैल्यू को पुट करने से आता है, तो वो आता है EBR का स्क्वायर। और जो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन हम लोगों ने ड्राइव किया था वो क्या था, E² B² R² ओवर 2m। और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो मेनली हमारे पास ये होते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी सेम है तो उनके रेडियस की रेशियो फाइंड करो। अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का या इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम सेम है तो उनके रेडियस की रेशियो फाइंड करो। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको ये फार्मूलाज हेल्प करते हैं।
तो ये फार्मूलाज याद रखना जरूरी है। तो ये आपके पास चार्ज टू मास रेशियो की डिफरेंट मैथमेटिकल फॉर्म्स हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है। तो रेशियो आपको बनानी पड़ेंगी कि जो क्वेश्चन आए उससे रिलेटेड रेशियो बनाएं और फिर उसको सॉल्व करें। नेक्स्ट हमारे पास है लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स का जो कॉन्सेप्ट वो ये कि अगर हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल एक ऐसे रीजन में मूव करे जहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हो, तो उस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स दोनों अप्लाई हो सकती हैं। तो इन दोनों फोर्सेस का जो वेक्टर सम होता है, इस वेक्टर सम को लॉरेंस फोर्स का नाम दिया जाता है। तो व्हाट इज लॉरेंस फोर्स? वेक्टर सम of electric and magnetic force acting on a charge moving in a region where both electric and magnetic field are present। तो ये वेक्टर सम, इसका फार्मूला आपके पास ये होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, इनका वेक्टर सम। इसकी वैल्यू पुट करें तो ये आपके पास E टाइम्स Q और मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला Q इंटू V क्रॉस B। और अगर आप Q कॉमन ले लो तो फिर ये फॉर्मूला लिखा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस V क्रॉस B। और एग्जांपल अगर आप कोई लेना चाहें तो हम सपोज कर लेते हैं कि एक रीजन है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। अब यहां पर एक चार्ज पार्टिकल आपके पास एंटर हो और फर्स्ट करें वो चार्ज पार्टिकल क्या है, वो पॉजिटिव है। तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर दोनों फोर्सेस अप्लाई होंगी। इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगी टुवर्ड्स राइट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब आप राइट हैंड रूल अप्लाई करोगे मैग्नेटिक फोर्स के लिए तो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगी टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये वेक्टर्स हैं, तो इनका जो वेक्टर सम आएगा वो आपके पास लॉरेंस फोर्स कहलाएगा। और चार्ज कहां मूव करेगा? चार्ज इनके रिजल्टेंट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। नेक्स्ट हमारे पास रिलेशन है मैग्नेटिक फ्लक्स का। मैग्नेटिक फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का और वेक्टर एरिया का। वेक्टर एरिया मैंने आपको लास्ट जो फार्मूला था ना उसमें क्लियरली बताया था कि जब किसी सरफेस को डायरेक्शन दे दी जाए और डायरेक्शन क्या हो, उसकी सरफेस के परपेंडिकुलर, तो हमारे पास फिर वो वेक्टर एरिया बनता है। तो इस केस में अगर आपके पास कोई सरफेस है, लेट्स से ए, वेक्टर एरिया उसके परपेंडिकुलर, और ये एक ऐसे रीजन में प्रेजेंट है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बी और जो वेक्टर एरिया, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो क्या फॉर्मूला मैग्नेटिक फ्लक्स का? दैट इज बी डॉट ए, और डॉट प्रोडक्ट ओपन हो तो कॉस थीटा आपके पास आता है, और इस केस में जो थीटा है दैट इज थीटा इज बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। इससे पहले मैंने आपको साइन थीटा की वैल्यूज को रिवाइज करवाया था, अब बारी है कि हम कॉस थीटा की वैल्यूज को भी रिवाइज कर लें। तो मैं यहीं पर साइन थीटा के साथ अब कॉस थीटा की वैल्यूज को भी लिखूंगा। जीरो पे कॉस 0 होता है, 30 पे कॉस √3/2, और क्या होता है 0.866, 1/45 पे 1/√2, साइन और कॉस सेम होते हैं, 60 पे 1/2, 90 पे 0, सॉरी कॉस 0 पे 1 +1, 180 पे -1, 270 पे 0 और 360 पे अगेन 0 वाला वो पॉजिटिव 1 आएगा। साइन और कॉस दोनों पहले में पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में कॉस नेगेटिव होता है, तीसरे में भी कॉस नेगेटिव होता है, और चौथे में जाकर कॉस क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है।
तो ये कॉस पॉजिटिव और नेगेटिव और कॉस की वैल्यूज है। और कहीं पर भी अगर आपने टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी हो तो वो आसान है, आपने सिंपली साइन और कॉस की वैल्यू को डिवाइड कर देना है, तो आपके पास उस एंगल पे कॉस की वैल्यू भी फाइंड हो जाती है। जहां पर यूज होना होगा मैं ये बताऊंगा कि आपके पास क्या होती है। और टेन के बारे में याद रखिएगा कि टेन आपका पॉजिटिव होता है फर्स्ट और थर्ड में, और सेकंड और फोर्थ में टेन आपके पास नेगेटिव होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट है टॉर्क प्रोड्यूस इन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। क्या फार्मूला होता है टॉर्क प्रोड्यूस इन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड का, बताएं जल्दी से। जी क्या फार्मूला होता है टॉर्क का? एन आई ए बी साइन थीटा और इसी तरह कॉस थीटा, दोनों में बताएं कि साइन थीटा और कॉस थीटा में डिफरेंस क्या है। एक फार्मूला आपके पास जो लिखा जाता है वो एन आई ए बी साइन थीटा लिखा जाता है, नंबर ऑफ टर्न्स एन है, आई करंट है, ए एरिया है, बी मैग्नेटिक फील्ड है। और एक फार्मूला इसका लिखा जाता है एन आई ए बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। कब साइन थीटा यूज करेंगे कब कॉस थीटा यूज करेंगे ये आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा है कि फार्मूला लिखा हुआ है तो फिर आपको पता होना चाहिए कि आपके पास दोनों केसेस में जो थीटा है वो किन के दरमियान एंगल होता है। तो जब साइन थीटा यूज होगा तो याद रखिएगा एंगल थीटा इज बिटवीन वेक्टर एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड। और टॉर्क के फार्मूला में जब कॉस लिखा होता है दैट एंगल इज बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों में आपके पास डिफरेंस होगा। तो अगर आपके पास यहां पर इस डायग्राम को देखा जाए तो आप एक चीज बखूबी जानते हैं कि कॉइल का प्लेन और कॉइल का वेक्टर एरिया दोनों हमेशा आपके पास परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर हमारे पास ये मैग्नेटिक पोल्स नॉर्थ और साउथ, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, दरमियान में हमारे पास प्रेजेंट है एक करंट कैरिंग कॉइल जिसकी प्रॉपर्टी है कि वो अपने इस एक्सिस के अराउंड यहां फिक्स किया हुआ है, रोटेट कर सकती है। तो जब उस कॉइल में करंट पास करेगा तो उसके एंड पे फोर्स अप्लाई होगी और फोर्स अप्लाई होने से वो कॉइल रोटेट करेगी। अब इस डायग्राम में आप प्लेन को और वेक्टर एरिया को देखो तो ये सरफेस जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये आपका प्लेन है, और जो वेक्टर एरिया हमारे पास है वो इस सरफेस के क्या है, वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो वेक्टर एरिया वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, लेकिन प्लेन क्या है वो पैरेलल है। तो वेक्टर एरिया और प्लेन हमेशा ये एक दूसरे के क्या होते हैं, ये हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं।
हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो ये मैंने वेक्टर एरिया को ड्रॉ किया जो सरफेस के परपेंडिकुलर है, और ये आपके प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर एरिया के इस केस में, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड के भी क्या है, परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट टॉर्क के बाद अब आगे जो टॉपिक्स हैं इस यूनिट के अंदर वो बड़े सिंपल से हैं। गैल्वेनोमीटर के अंदर जैसे सेंसिटिविटी के लिए फार्मूला यूज किया जाता है, फिर आगे शंट रेजिस्टेंस, एमीटर, और इसी तरह से हाई रेजिस्टेंस यूज होता है फॉर वॉल्टमीटर। तो उनको जल्दी से कवर करते हैं, फिर हमारा ये यूनिट कंप्लीट होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की तरफ जाएंगे। गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर के अंदर जो आपके फार्मूलाज जो आपको यूज करने हैं वो कौन कौन से हैं। एक हमारे पास होती है कपलिंग टॉर्क। ये वो टॉर्क है जिसकी वजह से आपके पास कॉइल करंट पास होने से रोटेट करती है। इसका फार्मूला हम देख चुके हैं अभी, वो क्या है, NI AB साइन ऑफ थीटा या साइन ऑफ अल्फा, जो भी आप यूज करना चाहो। इस टॉर्क को, कपलिंग टॉर्क को डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का नाम भी दिया जाता है क्योंकि कॉइल इसकी वजह से डिफ्लेक्ट करती है, रोटेट करती है। और दूसरी जो टॉर्क हमारे पास है जिसको रीस्टोरिंग टॉर्क का नाम दिया जाता है। रीस्टोरिंग टॉर्क जिससे कॉइल वापस अपनी पोजीशन पे आएगी, उसका फार्मूला होता है C इंटू थीटा। जो C है इस फार्मूला के अंदर, ये आपका टॉर्शनल कांस्टेंट है। जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, इसी तरह जो स्पाइरल्स होते हैं, कॉइल्स होते हैं, उनका टॉर्शनल कांस्टेंट होता है। तो C के बारे में आप लोगों को याद रखना है कि C आपका टॉर्शनल कांस्टेंट है। तो C इक्वल टू टॉ ओवर थीटा। इससे आपका यूनिट पता चल जाएगा कि क्या है, न्यूटन मीटर ओवर रेडियन। इसके अलावा हमें जो रिलेशन यहां पर याद रखना है वो सेंसिटिविटी का है कि जो गैल्वेनोमीटर की जो करंट सेंसिटिविटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है। उसके लिए आपको रिलेशन पता हो तो इजी होता है। करंट सेंसिटिविटी थीटा ओवर आई होता है, और इसका रिलेशन आपके पास आता है NAB ओवर C। तो ये करंट सेंसिटिविटी कहलाती है, थीटा ओवर आई। तो इसका ताल्लुक नंबर ऑफ टर्न्स एरिया मैग्नेटिक फील्ड के साथ डायरेक्ट है और टॉर्शनल कांस्टेंट के साथ इनवर्स है। और क्या सेंसिटिविटी होती है, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट इफ डिफ्लेक्शन इज लार्ज। इसको सेंसिटिविटी कहते हैं कि थोड़े करंट से अगर ज्यादा डिफ्लेक्शन हो तो ये उसकी सेंसिटिविटी कहलाती है। और ये फार्मूला हमने कहां से लिखा, बेसिकली करंट के फार्मूला से लिखा जो C ओवर NAB इंटू थीटा है। जिससे ये पता चलता है कि जितनी गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी, इसका मतलब उतना उसमें करंट पास भी ज्यादा कर रहा है। और ये जो कांस्टेंट है ये वाला, इसको कहा जाता है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। और इसका यूनिट क्या होता है, एम्पेयर पर रेडियन। टॉर्शनल कांस्टेंट का न्यूटन मीटर पर रेडियन और गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट का एम्पेयर पर रेडियन होता है। तो ये आपके पास गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड रिलेशन है। और सेंसिटिविटी और स्टेबिलिटी का मैंने आपको बताया था कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, सेंसिटिविटी और स्टेबिलिटी। जो गैल्वेनोमीटर ज्यादा सेंसिटिव होगा वो कम स्टेबल होगा। सेकेंड लास्ट इसमें एमीटर। शंट रेजिस्टेंस को यूज किया जाता है गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में। तो गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट हो जाता है एक एमीटर में। बेसिकली आप गैल्वेनोमीटर की रेंज को बढ़ाते हो शंट को लगाकर। तो क्या करते हैं, एक गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में लगा दिया जाता है एक शंट रेजिस्टेंस को। तो ये बन जाता है आपके पास एज अ होल एमीटर।
तो ये एज अ होल एमीटर है। अब इसमें जो चीज हमें मैथमेटिकली याद रखनी है वो क्या है, वो आपके पास फार्मूला है शंट रेजिस्टेंस का, और शंट रेजिस्टेंस का रिलेशन था IG RG। IG क्या है, जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है, RG गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस, I रेंज है इस एमीटर की माइनस IG, ये इसका फार्मूला। तो IG RG I माइनस IG, और यहां से अगर IG को कैलकुलेट करना हो तो वो किसके इक्वल आता है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रेंज, जो रेंज है ओवरऑल, इनटू शंट रेजिस्टेंस डिवाइड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस शंट प्लस गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। तो वेरिएबल्स का ख्याल रहे कि वेरिएबल्स आपको पता होने चाहिए कि क्या है। ये जो आपके पास IG है दैट इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, कि जिसके ऊपर गैल्वेनोमीटर फुल डिफ्लेक्शन शो करता है, और इस फार्मूला के अंदर जो I है ये रेंज है, रेंज ऑफ एमीटर, और इस रेंज ऑफ एमीटर का ताल्लुक शंट रेजिस्टेंस के साथ क्या है, वो इनवर्स है। यानी जितनी आप चाहते हो कि रेंज आपके पास ज्यादा हो, ज्यादा करंट मेजर हो सके, आपके पास उतनी शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम रखना पड़ेगा। तो अगर आपके पास क्वेश्चन हो एक माइक्रो एम्पेयर में, माइक्रो ओम में रेजिस्टेंस है, एक आपके पास किलो में है, एक मिली में है, तो किसकी रेंज ज्यादा होगी, माइक्रो वाले की। तो जितनी शंट रेजिस्टेंस कम, उतनी आपके पास एमीटर की रेंज ज्यादा होगी, और एक आइडियल एमीटर में शंट रेजिस्टेंस को 0 कंसीडर किया जाता है। फिर आपके पास है वोल्ट मीटर। अगर गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस को अटैच कर दिया जाए तो ये वोल्ट मीटर कहलाएगा। एमीटर हमेशा सर्किट में सीरीज में लगता है, और वोल्ट मीटर हमेशा सर्किट में पैरेलल में अटैच होता है। तो क्या कंस्ट्रक्शन इसकी, गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में आपने लगा दिया एक हाई रेजिस्टेंस को, तो ये आपके पास बन जाता है एक वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर के अंदर जो हाई रेजिस्टेंस है उसका फार्मूला V ओवर IG माइनस RG, ये हाई रेजिस्टेंस का फार्मूला। V रेंज है, IG फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है, और बाकी RG का पता है आपको कि RG गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है। इसी फार्मूला को एलसीएम लेके लिखा जाए तो फिर ये लिखा जाता है V माइनस IG RG, जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस गैल्वेनोमीटर है, डिवाइड बाय IG। और जैसे लास्ट फार्मूला में मैंने बताया, यहां भी याद रखिएगा कि जो V है ये वोल्ट मीटर की रेंज, और रेंज का और हाई रेजिस्टेंस का ताल्लुक डायरेक्ट है, और एक आइडियल वोल्ट मीटर की जो रेंज होती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट। तो वोल्ट मीटर सर्किट में पैरेलल में अटैच होगा, और एम मीटर हमेशा सर्किट में सीरीज में अटैच होगा। ये इनका आपस में आप दोनों का कनेक्शन है किसी भी सर्किट के अंदर, एम मीटर इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर इन पैरेलल। तो ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जो फार्मूलाज हैं वो रिवाइज हो गए। आई होप जो चीज़ें आपकी रिवाइज हुई होंगी और कोई फ़ायदा हुआ होगा आपको इस पूरी एक्टिविटी का।